हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लास हम ले रहे थे आपका लेसन नंबर 2। ठीक है, लेसन नंबर 2 में हमने 2 भाग ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। आज भाग नंबर 3 है, जिसमें हम आज कुछ पॉइंट्स उसमें से छोड़ दिए थे। तो आज जितने भी पॉइंट्स छोड़े हैं सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं। जैसे कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है, और FCF क्या होते हैं, इसके बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहती है। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 4th सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट एक साथ लाइव जुड़ेंगे। गाइज, फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का यहाँ पे नाम दिया गया है RK Study 2.0। ठीक है, कोई भी बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में वहाँ पे अवेलेबल है, और कोई बुक किसी ब्रांच को नहीं मिल पा रही है, पे जाकर वहाँ फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैसेज करिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो हेडिंग है गाइज, आज हम लोग डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है। तो यहाँ से समझेंगे कि सबसे पहले हमारा जो हेडिंग है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, ये किस तरह वर्क करता है, ये हम आज पूरा समझने वाले इसमें। तो देखिए, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हमारा जो चैप्टर है प्रोसेस से रिलेटेड है। ठीक है, हमने शुरू में ही बताया है कि इस प्रोसेस से रिलेटेड है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो होती है एक प्रोसेस ही मतलब प्रोसेस की प्रक्रिया ही होती है। ठीक है, तो प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को जब सेव किया जाता है, ठीक है, प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को जब सेव कर दिया जाता है और दूसरी प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को, मतलब जो दूसरा प्रोसेस होगा उसके कॉन्टेक्स्ट को प्रोसेस के मतलब प्रोसेस को लोड करने की प्रक्रिया, जब उसको लोड रखा जाता है, जब हम उसको लोड करते हैं, तो उस जो प्रक्रिया, वो जो घटना होती है, उसी को हम लोग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि जब हम कोई प्रोसेस को कॉन्टेक्स्ट में सेव करते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत में, तो उसको उस समय जब सेव कर लेते हैं, सेव करने के बाद जब दूसरी प्रोसेस होती है उसमें हम लोग उस कॉन्टेक्स्ट को लोड करते हैं। ठीक है, उसमें जो लोड करने की प्रक्रिया होती है, जिस टाइम जिस वक्त हम लोग लोड करेंगे उस प्रक्रिया को ही हम लोग जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है वही कहलाता है। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, ये 2 प्रोसेस में वर्क करता है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग जैसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो होती है उसकी थोड़ी सी हम लोग उसके बारे में समझते हैं कि उसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है। तो जब कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में आ जाती है, ठीक है, जब कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में आ जाती है तब हमको उसकी ज़रूरत पड़ती है। जब कोई इंटरप्शन होता है तब उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, माने जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे हमको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे तीसरा एक है आपका प्रिमिटिव CPU शेड्यूलिंग यूज होता है। इसमें देखिए, जो आपका कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है उसमें CPU शेड्यूलिंग का भी यूज किया जाता है। CPU शेड्यूलिंग क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। जितने भी शेड्यूलिंग थे उसके बारे में पूरा एक वीडियो है, तो आपसे आप जाके क्लियर कर लीजिएगा। देन इसके बाद आप इसको देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे फिर हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, स्विचिंग क्या होती है आपने समझ लिया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे देखिए, बात कम्युनिकेशन से हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। यानी कम्युनिकेट करने का मतलब क्या होता है, सिंपली भाषा में हम लोग समझे तो बातचीत होता है। ठीक है, माने किसी के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटर प्रोसेस के मतलब भी उसी से रिलेट करके हम लोग समझेंगे कि जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हमारा ये आपका अगला जो टॉपिक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। और इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एक ऐसा तंत्र है जिसकी मदद से हम विभिन्न प्रोसेस आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं। माने अब कम्युनिकेट यहाँ पे देखिए, एक जो आपका इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है ना, एक ऐसा यंत्र है, इसको हम लोग ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, यंत्र बोल सकते हैं, तंत्र बोल सकते हैं। ऐसा एक तंत्र है जिसकी मदद से ना प्रोसेस आपस में एक दूसरे के साथ क्या करती है, कम्युनिकेट कर पाती है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे है कि इसकी कम्युनिकेशन एक प्रोसेस को इन्वॉल्व किया जा सकता है, जिसकी मदद से हमने अन्य प्रोसेस को पता चल सकते हैं कि इवेंट हो चुका है या नहीं हो चुका है, इवेंट हो चुका है कि नहीं हो चुका है। ठीक है, मतलब जो हमारा कम्युनिकेशन है वो एक ऐसा प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है उसमें कि हम लोग उसकी मदद से उस प्रोसेस को पता लगा सकते हैं कि उस वहाँ पे इवेंट हो चुका है या नहीं हो चुका है। ठीक है, इसका कहने का मतलब यहाँ पे ये समझिएगा, हम दूसरी भाषा से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरा कोई कार्य हो रहा है और यहाँ पे हम अपने बिजी हैं। ठीक है, हम बिजी हैं,
तो यहाँ पे हम एक इंसान को मतलब जो हमारा वर्कर होगा, जो हम जिससे काम करवा रहे होंगे या जो हमारे साथ रहता होगा, वो हम उसे बोल देंगे यहाँ पे कि यहाँ पे भाई तुम जाकर देखो कि यहाँ पे मेरा वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप चेक करो। तो वो जाके यहाँ पे चेक करेगा, फिर यहाँ पे ये क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन देगा कि हाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे वही चीज़ कह रहा है कि कम्युनिकेशन कर रहा है, वो क्या किया, कम्युनिकेशन नहीं किया। तो यहाँ पे सिंपली वही समझेंगे कि जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है वो एक प्रकार का मतलब उसमें कुछ इन्वॉल्व किया जाता है, किसी को इन्वॉल्व किया जाएगा जिसकी मदद से हम प्रोसेस को पता चल पाता है वहाँ से कि वहाँ पे इवेंट हो चुका है कि नहीं हो चुका है। ठीक है, एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में डाटा का ट्रांसफ़र हो चुका है कि नहीं हो चुका है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के अंतर्गत में ये सब आते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब ही हो गया कि वहाँ से हमारा जो एक दूसरे से लगाव है उसको लगाव रखना। ठीक है, तो लगाव रखना इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि उसके जो डाटा होगा वो ट्रांसफ़र हो चुका है कि नहीं हो चुका है। उसके मतलब जैसे कि अब भाईचारे वाला आपने बात भी सुना होगा, एक हम हैं, एक मेरा भाई मतलब दोस्त है, भाई है, जो भी है, तो अगर इन लोगों में कम्युनिकेशन सही है तो अपना वर्क सही होता है, अगर कम्युनिकेशन बिगड़ जाए तो वर्क ख़राब हो जाता है। तो सिंपली वही समझेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बहुत सारे लिखे गए हैं और हम लोग आगे पढ़ते हैं कि यूजली वह एप्लीकेशन इस मेथड का यूज करती है जिसको क्लाइंट एंड सर्वर की कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अब देखिए क्लाइंट सर्वर क्या होता है, सेम वही चीज़ है। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है, कम्युनिकेशन का मतलब ही वही होता है कि जो एक दूसरे के साथ क्या हो, लगाव रखता हो। तो जैसे क्लाइंट सर्वर की हम लोग बात कर ले तो क्लाइंट और सर्वर क्या होता है, एक दूसरे से लगाव ही रखता है। यहाँ पे मान लीजिए हमारा कोई सर्वर है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा सर्वर है, यहाँ पे क्लाइंट है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्लाइंट नंबर 1 है, क्लाइंट नंबर 2 है। तो यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर में क्या होता है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है, यहाँ पे क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, तो जो हमारा सर्वर है उस हिसाब से यहाँ पे उसको रिस्पॉन्स भेजता है। ये हमारा क्लाइंट नंबर 1 मान लेते हैं, क्लाइंट नंबर 2 है। तो ये क्लाइंट नंबर 2 यहाँ पे पहले क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, उस हिसाब से सर्वर उसको क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो हमारा ये दोनों क्या कर रहा है, एक कम्युनिकेशन का काम कर रहा है ना, समझ रहे हैं कि नहीं, ये दोनों क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन का काम कर रहा है। तो वहीं पे हम लोग वही चीज़ हम लोग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के बारे में समझेंगे ईजिली। ठीक है, अब जैसे कि अब एक और उदाहरण हम आपको बता दें। अब जैसे आपने गूगल पे गया और गूगल पे कुछ सर्च किया, यहाँ पे मान लीजिए ये गूगल है और यहाँ पे उसका सर्वर है। ठीक है, जहाँ पे डाटा स्टोर होता है। सर्वर किस काम आते हैं, जहाँ पे डाटा स्टोर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गूगल है आपका, यहाँ पे आपने सर्च किया यानी ये आप क्लाइंट हो गए। यहाँ पे आपका सर्वर है जहाँ पे डाटा स्टोर है। तो यहाँ से हमने रिक्वेस्ट भेजा है, तो हमको ये जिस हिसाब से यहाँ पे सर्वर पे उसका रिक्वेस्ट आई, यहाँ से हम लोग उसको उस हिसाब से ये हमको क्या कर दिया, रिस्पांस भेज दिया। तो इन दोनों में क्या हुआ कि कम्युनिकेट किया, क्या किया, कम्युनिकेट किया। तो इस तरह के कम्युनिकेट को ही इंटर प्रोसेस कम्युनिकेट कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप गाइज कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेट क्या होता है समझ गए होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए हम लोग कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है, कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोगों को की कुछ ज़रूरत पड़ती है। अगर हम लोग किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, तो कोई ना कोई माध्यम हमको ज़रूरत होती है, मीडियम ज़रूरत होती है। जैसे हमने अगर क्लाइंट और सर्वर की बात किया तो उसमें हम लोगों को इंटरनेट के माध्यम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हमारे इंटरनेट के माध्यम से डाटा को अवेलेबल करा पाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे देखिए मेथड फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के कुछ मेथड हैं जिनको हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक पहला है कि आप शेयर मेमोरी, दूसरा है मैसेज पासिंग। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। शेयर मेमोरी क्या होता है, जैसे कि आपके पास मोबाइल में मान लीजिए डाटा है, आपके पास ये मोबाइल है और यहाँ पे आप दूर हैं। ठीक है, ये आपका मान लीजिए घर है और यहाँ आपका सिटी है जहाँ पे शहर है। ठीक है, तो आपको अगर यहाँ से यहाँ तक डाटा भेजना है तो किसी माध्यम से भेजेंगे, जैसे कि उसको हम लोग कह सकते हैं शेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे डाटा जैसे व्हाट्सअप है, ठीक है, तो व्हाट्सअप पे हम इमेज हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, इस टाइप के डाटा को यहाँ इजीली हम लोग व्हाट्सअप के माध्यम से भेज सकते हैं। अब दूसरी एक माध्यम होता है जिसको मैसेज पासिंग बोलते हैं। तो मैसेज पासिंग में ओनली मैसेज को हम लोग पास कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के अंदर में दो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के भाग हो सकते हैं। तो जैसे शेयर मेमोरी दे सकता है, मैसेज पासिंग दे सकता है, तो इसमें एक विकल्प सही आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप गाइज कि समझ रहे होंगे कि ये मतलब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या होता है। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पे लिखा गया, हमने सिंपल भाषा में आपको समझा दिया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग बात यहाँ करेंगे, आगे थोड़ा सा देखेंगे।
मैसेज पासिंग ही है, ठीक है। मैसेज पासिंग में प्रोसेस के बीच संदेशों का आदान प्रदान होता है, हमने बता भी दिया। तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ पे RK स्टडी 2.0 के नाम से है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जो मैसेज पासिंग है वही उसका काम है, तो आप यहाँ पे पढ़ लेंगे, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हम थोड़ा सा जो अगला हमारा टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगला हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, जो इससे भी क्वेश्चन आता है कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव कब होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत में, ठीक है। DSC यहाँ पे नहीं चल रही है, बात को ध्यान से समझेंगे, ये DSC नहीं चल रही है, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम चल रही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत में आपका प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव पूछा जाता है कि प्रिमिटिव क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या वर्क करते हैं, ये किस तरह हमारे उपयोग में आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत में, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना पहला पढ़ेंगे कि जब प्रोसेस को रनिंग से वेटिंग स्टेट में स्विच किया जाता है। ध्यान से समझिएगा कि जो कोई हमारा प्रोसेस है उसको रनिंग से वेटिंग स्टेट में स्विच किया जाता है, तब हमारा ये जो क्या बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव होता है, तब प्रयोग होता है। अभी लास्ट में हम बताएंगे कि क्या प्रिमिटिव हो क्या नॉन प्रिमिटिव हो। देखिए जो प्रिमिटिव होता है वो सभी जितने इसके पॉइंट्स है सारे में फॉलो करते हैं, लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव होते हैं सभी में फॉलो नहीं करते हैं, वो लास्ट में हम बताएंगे। लेकिन पहले हम आपको पढ़ देते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों पे यहाँ पे है, तो अभी पढ़ देते हैं, इसके बाद फिर हम आपको समझा देंगे। तो देखिए कह रहा है कि जब प्रोसेस, जो कोई भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर में कोई प्रोसेस हो रहा है, तो उस समय रनिंग से वेटिंग स्टेट में जब स्विच किया जाता है, तब हमारा उस समय प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव हो सकता है, ठीक है। दूसरा है कि जब किसी स्पेसिफाई, जिसको बोल सकते हैं प्रोसेस को रनिंग स्टेट में रेडी स्टेट में स्विच किया जाए, रनिंग स्टेट को किस में रेडी स्टेट में स्विच किया जाता है, तब प्रिमिटिव या नॉन प्रिमिटिव हो सकता है, ठीक है। वो लास्ट में हम बताएंगे, मैं आपको बता दिए हैं, अभी केवल सिंपली पढ़ रहे हैं। आगे है कि जब किसी स्पेसिफाई प्रोसेस को वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में स्विच किया जाता है, तब होता है। अगला है कि जब किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन समाप्त हो जाता है, तो यह टर्मिनेट हो जाता है। माने जब वो यहाँ पे कह सकते हैं कि जब हमारा कोई प्रोसेस रन अवस्था में होता है, तो समाप्त जब जब उसकी लास्ट एंडिंग हो जाती है, तो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। टर्मिनेट का मतलब वो क्या हो गया, एंडिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब आपको यहाँ से बात समझ में आ जाएगी, पूरा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर जो 1 नंबर था और 4 नंबर, वो नॉन प्रिमिटिव शेड्यूल अप्लाई होती है। ध्यान में हो जाइए कि जो 1 नंबर था और 4 नंबर था, वो नॉन प्रिमिटिव शेड्यूल अप्लाई होती है, और इसके अलावा सभी जो ऑप्शन 1 2 3 4 थे उसमें प्रिमिटिव शेड्यूल अप्लाई होते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप आपको बता दें फिर से कि जो ये आपका पहला है, ठीक है, जब प्रोसेस को रनिंग से वेटिंग स्टेट में स्विच किया जाता है, और एक आपका यहाँ पे है कि जब किसी प्रोसेस को मतलब एग्जीक्यूशन माने रन टाइम में समाप्त हो जाता है, तो वो टर्मिनेट हो जाता है। दो चीज़ आपका नॉन प्रिमिटिव है, बाकी बात ये चारों जितने भी आपको दिख रहे हैं ये क्या है, प्रिमिटिव है, ठीक है। प्रिमिटिव शेड्यूल अप्लाई होते हैं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, जो आपका FCFS है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे पढ़ सकते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले ध्यान से समझिएगा कि जो हमारा FCFS है, यह सबसे CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है। कौन सा है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो FCFS है हमारा, ठीक है, वो कौन सा एल्गोरिदम है। तो हमारा आंसर होगा CPU एल्गोरिदम है। आपका अपोजिट क्वेश्चन पूछेगा, तो ध्यान में रखिएगा कि जो हमारा FCFS है वो हमारा CPU शेड्यूलिंग का एल्गोरिदम होता है, ठीक है। दूसरा यहाँ है कि जो प्रोसेस CPU को सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगा, माने जो CPU शेड्यूलिंग हमारा है उसमें सबसे पहले जो रिक्वेस्ट करता है उसे सबसे पहले CPU एलोकेट करता है, माने वहाँ पे उसको सबसे पहले रेडी करती है। और लेकिन उसके इस एल्गोरिदम का नुकसान है कि इसके औसत वेटिंग टाइम बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अब इसकी औसत वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं हम सिंपली बताएंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे बात समझिएगा कि जो हमारा FCFS है, यह एक CPU शेड्यूलिंग का एल्गोरिदम होता है, ठीक है। जो प्रोसेस CPU में सबसे पहले रिक्वेस्ट जो करता है, उसको सबसे पहले जो CPU होता है उसको एलोकेट किया जाता है। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। लेकिन जो इसको सबसे पहले एलोकेट करता है, उसका एक एल्गोरिदम का नुकसान भी है, जिसकी औसत वेटिंग टाइम क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। इसकी औसत वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होती है। जैसे हम आपको यहाँ पे सिंपली बता दें कि इसकी देखिए, मान लीजिए P1 P2 P3, ये हमारा प्रोसेस दिया है। एग्जाम्पल समझेंगे FCFS शेड्यूलिंग का, कि यहाँ पे हमारा प्रोसेस दिया है जिसको हम लोग वेटिंग टाइम बोल सकते हैं। ये आपका वेटिंग टाइम है। यहाँ पे हमारा इसका
नाम दिया गया, वेटिंग टाइम का यहाँ पे नाम दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो ऐसा ब्रश टाइम है उसको हम यहाँ पे बता दें, जिसको हम लोग एवरेज टाइम बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको एवरेज टाइम बोल सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है वेटिंग टाइम फॉर बता सकते हैं। तो उनका अगर एडिंग किया जाए, अगर P1 इक्वल टू देखा जाए तो 24 हो गया, ठीक है। P2 इक्वल टू 3 हो गया, P3 इक्वल टू 3 हो गया। अब यहाँ पे बात समझेंगे, इसे ये तीनों को एवरेज में जोड़ देंगे, ठीक है। जो हमारा P1 है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा आपका दिया गया है यहाँ पे, ये तीनों P1 P2 P3 ये तीनों को जोड़ करके, इसके बाद फिर तीनों को जोड़ के 3 से अगर हम लोग भाग दे देंगे तो हमारा मिली सेकेंड जो होता है, माने इसकी जो शेड्यूलिंग है वो हमारा आ जाएगा। सेकेंड में यहाँ कह रहा है कि सपोज दैट द प्रोसेस इन द ऑर्डर P1 P2 P3, मतलब P1 P2 P3 में ऑर्डर में दिया गया है। द गैंट चार्ट फॉर द शेड्यूल इस शेड्यूल को इस मतलब वेटिंग फॉर टाइम में और एवरेज वेटिंग टाइम इसका निकालना है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले P1 P2 और P3 को देखें तो यहाँ पे हमारा P1 0 दे दिया गया है, ठीक है। P2 यहाँ पे 24 हो गया और P3 हमारा 27 हो गया। 30 तो फिर बाहर आ गया, मैंने ये चौथा में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे ही कॉमन है P1 P2 3। तो यहाँ पे तीनों को ऐड कर देंगे और 3 है तो उसके औसत निकालने हैं तो 3 से भाग दे देंगे, तो हमारा 17 मिली सेकेंड आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारा FCFS का माने जितने भी उसके, एक बात ध्यान में रखिए, जितने भी उसके टाइम दिए रहेंगे, ठीक है, जो उसका एवरेज टाइम दिया होगा, एवरेज टाइम में जितने भी रहेंगे, यहाँ पे 4 हो गया, P1 P2 P3 4 हो गया तो 4 से डिवाइड करेंगे, और 3 हो गया तो 3 से डिवाइड करेंगे। मैंने जो क्वेश्चन दिया रहेगा उस हिसाब से डिवाइड करके यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। एक और इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि सॉर्टेड जॉब फर्स्ट, माने SGF क्या होता है, ये भी एक बहुत ही पूछा जाता है। तो SJF को सॉर्टेड जॉब नेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। ये तथा यह एल्गोरिदम FCFS से तेज होता है, माने जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उससे ये तेज होता है, माने बहुत जल्दी वर्क करता है, ठीक है। इस एल्गोरिदम में जो प्रोसेस सबसे कम समय में पूरा हो जाएगा, अर्थात जिस प्रोसेस को पूरा होने में सबसे कम समय लगता है उसे सबसे पहले एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। इस एल्गोरिदम की प्रकृति नॉन प्रिमिटिव होती है। इसकी प्रकृति नॉन प्रिमिटिव होती है। सिंपली एक लाइन में इसको समझेंगे कि जो हमारा FCFS है उससे तेज वर्क करता है SGF वाला, ठीक है। तो आई होप गाइज कि समझ रहे होंगे क्या होते हैं। सो गाइज, ये आपका लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसको हम लोग राउंड रोबिन शेड्यूल एल्गोरिदम पढ़ेंगे। इसके बाद फिर ये हमारा लास्ट हो जाएगा इस चैप्टर में, फिर नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, राउंड रोबिन को हम शॉर्टकट में आपको बता देते हैं कि जो राउंड रोबिन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिदम होता है, ठीक है। CPU शेड्यूलिंग का एक एल्गोरिदम होता है। सिंपली में समझ गए कि जो राउंड रोबिन है हमारा, वो CPU शेड्यूलिंग में एक एल्गोरिदम होता है, जहाँ पे एक प्रोसेस मतलब एक टाइम पे एक समय पे एक अवधि पे उसको क्या करते हैं, असाइन किया जाता है, ठीक है। ये हमारा राउंड रोबिन शेड्यूल एल्गोरिदम कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग CPU की बात करें, जो CPU शेड्यूलिंग होती है उसको हम पिछले क्लास में भी बताए थे, पिछले वीडियो में बताए थे कि जो CPU शेड्यूलिंग होती है, CPU शेड्यूलिंग में कोर की तरह एक बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला एल्गोरिदम में से एक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हर प्रोसेस को CPU में एक निश्चित समय के लिए असाइन किया जाता है, ये हमने बता दिया कि जो हमारा राउंड रोबिन होता है वो एक निश्चित टाइम पे, इस बात को यहाँ पे समझ लेंगे कि निश्चित टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए उसको असाइन किया जाता है, ठीक है। अगर हम लोग राउंड रोबिन की एग्जांपल देखें यहाँ पे, तो अगर इसको हम लोग किस तरह से इसके जो एवरेज है निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोसेस उसका दिया है, यहाँ पे डायरेक्शन दिया है, पे ऑर्डर दिया गया है, पे उसका एवरेज टाइम दिया गया है, ठीक है। P1 P2 P3 यहाँ पे 3 आपके दिए गए हैं टेबल के अंतर्गत में, 3 नाम समझ सकते हैं, जिसका डायरेक्शन 3 4 और 3 दिया गया है। इन दोनों को जोड़ा जाएगा, ठीक है, इसके ऑर्डर और इसको, इन दोनों को जोड़ा जाएगा। 3 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो गया, 4 और 2 हो गया आपका 6, 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब इनका एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है आपको, ठीक है। आपका राउंड रोबिन में भी एवरेज टाइम ही निकाला जाता है। इनका अगर एवरेज टाइम निकाले जाए तो इसको पूरा ऐड कर लेंगे और भाग दे देंगे किससे, 3 से, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 नंबर है, तो यहाँ पे कितने से हम लोग 3 से भाग देंगे, जो हमारा टाइम आ गया वही हमारा एवरेज टाइम आ जाएगा। राउंड रोबिन को इस तरह निकाल सकते हैं, ठीक है, इसका टेबल दिखा सकते हैं। अब गाइज, राउंड रोबिन जो होता है उसको हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, सबको किस तरह से कैसे कैलकुलेट करता है
इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो पहला जो हमारा है वो है कंप्लीशन टाइम। तो कंप्लीशन टाइम क्या होता है वो समझेंगे कि वो समय होता है जब प्रोसेस का एग्जीक्यूशन पूरा होता है, माने रन टाइम जब होती है, जब हमारा कोई प्रोसेस रन टाइम में है और रन टाइम जब पूरा होने लगता है, जब लास्ट होता है, ठीक है, तब हमारा कंप्लीशन टाइम होता है। समझ गए? इस बात को समझे। यहाँ पे पूछ सकता है सवाल आपका, यहाँ से बना राउंड रोबिन से सवाल यहाँ पे बन गया आपका कि वो समय कब होता है जब प्रोसेस एग्जीक्यूशन पूरा होता है, तो उसको हम बताएंगे क्या, कंप्लीशन टाइम होता है। ठीक है। दूसरा है हमारा कि टर्न अराउंड टाइम कब होता है। तो टर्न अराउंड टाइम बराबर होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अरविल टाइम। क्या होता है, यहाँ से आपका टर्न अराउंड टाइम यहाँ से लेके यहाँ तक आपका है, तो टर्न अराउंड टाइम बराबर होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है। तीसरा है आपका कि वेटिंग टाइम कब होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेटिंग टाइम पूछता है कि वेटिंग टाइम कब होता है। तो वेटिंग टाइम हमारा, वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम, माने जो हमारा टर्न अराउंड टाइम है माइनस वर्स्ट टाइम, जो हमारा वर्स्ट टाइम है उसको। तो वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस वर्स्ट टाइम, ये हमारा इसका फार्मूला होता है। ठीक है। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए चैप्टर में और नया जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।